नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में इस बार सीमांचल जिसमें कि 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, इन 4 जिलों में जो चुनाव का परिणाम निकल कर आया है, उस परिणाम का असर आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं तब कितना पड़ेगा, आज हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में कि क्यों अखिलेश यादव भी तनाव में है बिहार के सीमांचल के चुनाव परिणाम से। चूंकि कारण है उसका, समझिए एक चीज कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति न केवल आजादी के बाद बल्कि ये जो दूसरा चरण 90 के बाद की राजनीति है, लगभग एक जैसी आगे बढ़ी है। बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ा सा अंतर रहा है इसलिए कि जनसंख्या का जो संतुलन है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना का थोड़ा सा अलग अलग है। इसीलिए जो अंतर जातिगत संतुलन में है, जनसंख्या के डेमोग्राफिकल जो बैलेंस है उसमें जो डिफरेंस है उसी का थोड़ा बहुत असर रहा, लेकिन मोटे तौर पे समान रहा है। क्या क्या समानता रही है? तो 1990 में मंडल और मंदिर के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति बदल गई। मतलब उत्तर प्रदेश में भी दोबारा लौटकर कांग्रेस पार्टी नहीं आई, वैसे ही जैसे बिहार में कांग्रेस पार्टी लौटकर नहीं आई। जैसे बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर, चौथे नंबर की पार्टी बन गई, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की पार्टी बन गई। जैसे बिहार में जातियों का ध्रुवीकरण हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी जिन जातियों का ध्रुवीकरण बिहार में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के साथ हुआ, उन्हीं जातियों का ध्रुवीकरण प्रायः मिलती जुलती स्थिति में मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ। एक अंतर केवल मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चूंकि दलितों की संख्या बिहार की तुलना में अधिक है, पिछड़े वर्गों की संख्या कम है, सवर्णों की संख्या बिहार तुलनात्मक रूप से मैं बता रहा हूं बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा है। औसत सवर्ण और दलितों और मुसलमानों का औसत बिहार की तुलना में अधिक है, पिछड़े वर्गों की संख्या कम है। इसीलिए असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित का भी एक स्पेस बनता गया। इसीलिए मायावती भी, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकारें कई बार बनी वहां और बिगड़ी। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति त्रिध्रुवीय रही, बिहार की राजनीति 2 ध्रुवीय रही। एक ध्रुव पर लालू यादव, दूसरे ध्रुव पर लालू यादव के विरोधी। वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक ध्रुव रहा बीजेपी का, दूसरा ध्रुव रहा मायावती का, तीसरा ध्रुव रहा अखिलेश यादव का। उसके बाद ये तो मंडल की राजनीति का असर था। मंदिर की राजनीति का असर क्या हुआ कि जैसे बिहार में मुसलमानों के नए नेता बनकर उभरे लालू यादव, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कारसेवकों पर राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान गोली चलाकर मुलायम सिंह यादव भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच हीरो बने थे। उससे पहले क्या था कि दोनों राज्यों में मुसलमान मतदाता कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे। ठीक है, तो ये तो रह गई इतिहास की बात। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है ये 21वीं शताब्दी के का जो तीसरा दशक है, 2019-20 के आसपास से क्या हो रहा है? अब इन दोनों राज्यों में, बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मुस्लिम मतदाता पहले तो जुड़े मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के साथ, अब तो जुड़कर दोनों जगह बना माई समीकरण, M जोड़ Y, जिसमें मुस्लिम आगे यादव पीछे था। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा या सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई तो इन दोनों राज्यों में M को पीछे कर दिया गया, Y को आगे कर दिया गया। और इसी का लाभ उठाने के लिए बीच में कूदी AIMIM जैसी पार्टियां, और जिसने ये नैरेटिव तैयार किया कि क्या मुसलमान जो M और Y में पहले है, क्या Y के लिए रास्ता चलते समय झाड़ू लगाने के लिए है? मतलब Y को सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, उसके लिए M जो है क्या दरी बिछाएगा केवल? मतलब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व का सवाल जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों में घटती गई, विधानसभा में घटती गई, बिहार में लोकसभा से, मैंने एक जमाने में बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुसलमान, अब्दुल गफूर। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कई बड़े नेता हुआ करते थे मुसलमान समाज के जिनकी, तो अब वो सब चीजें बंद हो गई। अब क्या होता है? अब होता है कि कोई ना कोई
मतलब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यह समझा जाता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पिछलग्गू थे बसपा में मायावती के। माना यह जाता है कि आजम खान का मतलब क्या है, मुलायम सिंह यादव का पिछलग्गू। किसी का कद रफी अहमद किदवई, मोहसिना किदवई जैसा नहीं बनता, सलमान खुर्शीद जैसा नहीं बनता, मतलब जिसकी मुसलमान नेता के रूप में अपनी छवि हो, यह नहीं बनता। बल्कि बनता क्या है, मुलायम सिंह यादव का पिछलग्गू, मायावती का पिछलग्गू। वैसे ही जैसे बिहार में लालू यादव का पिछलग्गू तस्लीमुद्दीन हो, साहबुद्दीन हो, अनवारुल हक हो, या फिर अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी है। तो ये तो मुसलमानों ने बिहार में जो AIMIM ने कॉल दिया कि नहीं, जब 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 दुसाध जाति का अपना नेता है, जब रविदास समाज का अपना नेता है, जब निषाद समाज का अपना नेता है, जब भूमिहारों का अपना नेता है, जब यादवों का अपना नेता है, जब कुर्मी का अपना नेता है, तो मुसलमानों का नेता तेजस्वी यादव क्यों? यह सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, इस बार भी 2020 में भी, और उसका लाभ 2020 में भी मिला था AIMIM को और 2025 में भी मिला। लेकिन जितना लाभ AIMIM को मिला उससे ज्यादा नुकसान हुआ RJD का, उससे ज्यादा नुकसान हुआ बिहार में RJD का। तो सवाल यह है कि जब इसी नैरेटिव के सहारे ओवैसी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही पड़ेगा जैसे बिहार में पड़ा? बिहार में अगर जो आंकड़े हैं उसके आधार पर 5 विधानसभा सीट AIMIM ने जीता, 2 सीट ऐसी थी जहां पर कि AIMIM ने दूसरा स्थान हासिल किया 2 सीटों पर, ठीक है। इसके अलावे 5 सीटें ऐसी थी जहां पर AIMIM को मिला हुआ वोट का जो मार्जिन है वो इतना है जिससे कि RJD और महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए, मतलब 12 सीटों पर असर किया। तो अगर बिहार विधानसभा की तुलना में उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो बिहार मतलब अगर 243 यहां हैं तो वहां 400 सीट है विधानसभा में। अगर इसी हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो लगभग 20 विधानसभा सीट पर वो समाजवादी पार्टी को या तो हराएंगे या खुद जीतेंगे। लेकिन ये विभाजन जो है, ये विभाजन का असर क्या होता है ये समझिए। बिहार में क्या असर हुआ इस विभाजन का? क्योंकि जब AIMIM आई, AIMIM से खतरा दिखा महागठबंधन को, तब तो RJD हो या कांग्रेस पार्टी हो अपने आप को बड़ा मुस्लिम हितैषी दिखाने का प्रयास करने लगी। तो एक प्रतिद्वंदिता हुई किसके बीच? तो AIMIM और RJD कांग्रेस के बीच। ये जो SIR का मुद्दा जो गरमाने का प्रयास हुआ विपक्ष के द्वारा, वोट चोरी का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रतिद्वंदिता AIMIM से भी थी कि AIMIM मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न करे, बल्कि वो प्रतिनिधित्व RJD और कांग्रेस ही करे पहले की तरह। और उसमें तब क्या होता है, तब कौन ज्यादा गर्म बयान देता है, गर्म समझ रहे हैं ना, हाँ, जिससे कि ध्रुवीकरण हो सके। और इसकी प्रतियोगिता होने लगी बिहार में किससे? तो RJD से और AIMIM से। RJD के लोगों ने क्या कहा? RJD के लोगों ने कहा कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, और उसके बाद AIMIM ने चीरकर RJD को कहा कि नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दरी बिछाएं? इनको RJD के लोगों को नफरत है ओवैसी से, क्योंकि ओवैसी दाढ़ी रखता है, मूछ नहीं रखता। बात समझ में आ रहा है? ओवैसी टोपी पहनता है, इसीलिए तेजस्वी यादव को नफरत है ओवैसी से, इसीलिए हमें वो बदनाम करते हैं बी टीम कहकर। तो अब ये जो बयानों में जो प्रतिद्वंदिता हुई बिहार में कि कौन कितना अग्रेसिव हो सकता है मुसलमानों के मुद्दे पर, उसका अंतोगत्वा लाभ किसको मिला? बीजेपी को। क्योंकि मुसलमान तो ऑलरेडी पोलराइज थे, मुसलमान का वोट तो बीजेपी को मिलना नहीं था। बदले में काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में हुआ और उसका लाभ बीजेपी को मिला, एनडीए को मिला। आप आंकड़े निकाल कर देखिए कि इस बार बहादुरगंज जैसे विधानसभा सीट
जहां पर कि 60% मुसलमानों का वोट है, वहां भी बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही। वैसे ही जैसे रामपुर लोकसभा सीट बीजेपी जीत गई थी पिछला बार हुआ था ना उपचुनाव, 2024 से पहले जब उपचुनाव हुआ था, तब रामपुर जो आजम खान द्वारा खाली किए गए सीट पर। ठीक, तो ये चीजें उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है, और बिहार की तुलना में ऐसे सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है जहां मुसलमान एआईएमआईएम को फर्स्ट चॉइस अगर बना ले तो 5 नहीं बल्कि 20 सीट तक कम से कम एआईएमआईएम को जितवा सकते हैं। तो इसीलिए अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा संकेत है कि वो उत्तर प्रदेश में राजनीति जो आने वाले 1 वर्ष तक होना है, जिसका असर 2027 के मार्च में होने वाले चुनाव, तो फरवरी में ही हो जाएगा, 17 मार्च तक सरकार गठित होनी है उत्तर प्रदेश में, तो फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने पासे कैसे फेंकते हैं। क्योंकि चर्चा यह भी है कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए क्या प्लान बी है अखिलेश यादव के पास या नहीं, नजर बनाए रखिए। पॉलिटिकल आइडिया के साथ जुड़े रहिए, हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आएंगे जिसे जानने समझने की जरूरत आपको है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।